स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया, तो जितने भी सारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूलेस वगैरह हैं वो सारे के सारे इसमें यूज़ होते हैं। जनरली अगर स्कूल्स वगैरह में पढ़ोगे तो ये 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग इसको 12th में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो उसके बाद ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और 11th में अगर पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट का ना तो हम लोगों ने डेरिवेशन करा होता है उस टाइम पे, ना ही फॉर्मूला याद होता है। तो 11th में इसको सिर्फ फॉर्मूले बताया जाता है, तो बच्चों को काफ़ी समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा फॉर्मूला क्यों है और जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो कैसे है। पोटेंशियल वगैरह फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। ये एक लेक्चर 2 लेक्चर का टॉपिक काइंड ऑफ चैप्टर बन सकता है, ठीक है। अगर रिपीटर लोग के लिए तो एक ही लेक्चर का है, और अगर रेगुलर में पढ़े तो 2 या 3 लेक्चर्स लग सकते हैं इसमें। इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। इसका जेई में जो इम्पोर्टेंस है इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं। इस पे क्वेश्चंस मतलब कि 50% चांसेस हैं कि आएंगे। अब क्योंकि मेंस के पेपर अगर 4-4 होंगे तो 4 में से तो कोई ना कोई एक तो पेपर में आ ही जाएगा ना। और वो भी क्या, चार चार अलग अलग डेट पे है। देखो तो सही, फैब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। फैब में खुद ही 4 पेपर सीरीज। होगा, बराबर। फैब में खुद 4 पेपर होने वाला है, तो इसका मतलब क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। फिर बोलोगे सर क्वेश्चन तो आ रहे, आप तो बोलते हैं 50% चांसेस है। तुम्हारे पेपर में आएंगे उसके 50% चांसेस है। अगर पूरे चारों महीने के पेपर्स में देखें तो डेफिनेटली आएंगे। क्लियर है? मतलब 10 ओके। क्वेश्चन आ हाँ। जाएंगे फिर। हाँ। तो 16 पेपर हो रहे हाँ, हैं। और एडवांस के बारे में बात कर लें तो एडवांस में भी ये काफ़ी अच्छा है चैप्टर। उसमें भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% ही मैं मान करके चलूँगा। तो कुल मिलाकर के बातें इतनी है कि ये छोटा चैप्टर है और तुम्हें आना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे तरीके से पढ़ रखा है और इसके सारे फॉर्मूलेस तुम्हें याद होंगे, पोटेंशियल के याद होंगे। एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ ऐसा करना है, कॉन्सेप्ट वाइज भी एज इट इज़ करना है। नया कहाँ पे पड़ेगा? जब हम लोग लास्ट में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ केपलर्स तुम्हारे लॉ। लिए नया होगा। हाँ, वेलोसिटी वगैरह भी होंगे, वो सारी चीज़ नहीं होंगे। बाकी हर एक चीज़ जो है वो कॉमन होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन से हम लोग का स्टार्ट होगा। ग्रेविटेशन मतलब कि जनरली हम लोग ग्रेविटेशन अर्थ के लिए बात करते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए बात होगा, ठीक है। तो उसी में न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले आता है और उसी जगह से स्टार्ट होता है ये चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन ने बोला कि अगर कोई भी दो मासेस स्पेस में रखे हुए हैं या किसी भी जगह पे रखे हुए हैं, ये दोनों मासेस हैं m1 और ये m2, तो ये दोनों मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मास एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन कभी नहीं होता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो ऐसा देखा जा रहा है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूसरा मास है, मतलब दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन है। और ये भी देखा कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं बहुत ही ज़्यादा कर दूं तो फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है। खैर ये सब चीज़ें तुमने बचपन में पढ़ के रखा होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? जी, m1 m2/r²। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। अब देखो, इसको हम लोग थोड़ा वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाता है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। इसे मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इसे मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू वन। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 लिखा जाएगा। तो सेम वे में अगर F12 है, पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, तो डायरेक्शन किधर, इधर है। तो F12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू GM1 M2/r²। अब डायरेक्शन देना है हमें, तो डायरेक्शन के लिए अगर मैं R12 करूँ, ठीक है, R12 करूँ तो ये इस पे वेक्टर लगाना पड़ेगा और नीचे एक मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट यस। वेक्टर। ठीक है, इसको मुझे क्या बनाना था, यूनिट वेक्टर बनाना था। अब डायरेक्शन चेक कर लो कि सही है या नहीं है।
अगर R12 वेक्टर तुम इस डायरेक्शन को बोल रहे तो सही है, अगर ये डायरेक्शन है तो एक माइनस साइन तुम्हें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो खैर डायरेक्शंस वगैरह जो है वो खुद ही खुद डिसाइड किया जा सकता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई सेंस बनता है नहीं। जनरली माइनस साइन गिवन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस साइन लेकर के किया जाता है और ये आर वेक्टर होता है यहाँ पे। जी M1 तो मतलब M2 क्या अपॉन आर मानते हैं? स्क्वायर। एफ जो होगा फोर्स वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो जो आर वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए एक माइनस साइन दे दिया जाता है। तो इस मतलब माइनस, M2 से देखते हैं। हाँ, तो इस माइनस साइन से हमें ये पता चला कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। और साथ ही साथ अगर मैं इसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करता हूँ, याद करो जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है मुझे? फोर्स। फोर्स मिलता है। तो क्या अगर फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, है ना? तो यस। इसीलिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी आता है इसका वो नेगेटिव में आता है, जो कि हम लोग आगे जा करके देखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर देर में सब कुछ समझ में आएगा, अभी बस इतना तक ही जानते हैं कि हाँ, ये जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसके प्रॉपर्टीज वगैरह देख लें। फोर्स कैसा फोर्स है? ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, है ना? ये सब तो बचपन में पढ़ाया जाता था, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी, और तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है। एक ये चीज़ है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है, ओके। एक्शन जब तक रिएक्शन उसने पेयर छेड़ा नहीं वो भी नहीं छेड़ेगा। हाँ, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि अब मैं नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ऊपर ये मासेस रखे गए हैं कुछ इस तरीके से। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। एक स्क्वायर तो रखा हुआ बना है, दिया। हाँ, कुछ नहीं। एक मास इस जगह पे, दूसरा मास इस जगह पे, और सारे मास इस तरीके से रखे हुए हैं। तो बताओ इसको जो भी है सी वाले मास पे कितना फोर्स लग रहा है? साइड लेंथ ये दिया रखा सर है। 1 सेकंड देना सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आया आंसर? √2F। एक ही मैंने हाँ, √2F। 1 सेकंड। नहीं। आ गया। आ गया। हाँ हाँ सर, सर, आज हो GM गया। स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 + 1 अपॉन चलो देखते हैं अब इसको। तो सॉरी 2। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और अगर ये इसका फॉर्मूला है तो मैं इसको थोड़ा वैल्यू पुट करके एक एफ वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ। आर की जगह पे मैं ए पुट कर लेता हूँ, तो हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको मैं एफ बोल लेता हूँ, और इसको अगर मैंने एफ बोल लिया तो इस वाले पे जो फोर्स लगेगा वो एक इसके कारण से लगेगा इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स, इसके कारण से लगेगा इस यस। डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स, और इसके कारण से इस डायरेक्शन में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। क्या ये वाला एफ होगा और ये वाला एफ होगा, और ये कितना होगा? F'। कितना होगा उसका वैल्यू? तो GM स्क्वायर अपॉन 2A F स्क्वायर। बाय 2 ना। A√2 का होल स्क्वायर। हाँ कितना हो जाएगा ये? F/2। तो तुम्हें इसी हाँ तरीके से करना है, ठीक है, ये F फोर्स लग रहा है, ये ए। F फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में है F/2। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो कंपोनेंट लेकर के आंसर निकल जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू F √2F प्लस 1/2। √2 प्लस ऑफ F/, ये तुम्हारा आंसर आएगा।
क्लियर है क्या? Yes. क्लियर है सर। आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आया ही होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ करते हैं। एक सर्कल है। अच्छा, हम्म समझ गया क्वेश्चन। आ, पढ़ के रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, किया हुआ है सर, यही क्वेश्चन देता है ग्रेविटेशन का, सेंटर उसको सर्कुलर मोशन टाइप, वही चीज है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। 3 मासेस हैं और 3 मासेस एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं विद द स्पीड v, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका रेडियस जो है वो दे रखा है, डेट इज r। आर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड v if all are performing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें एक और सर मास कुछ मैं सेंटर लेंथ पे नहीं डाल दिया है क्या? मैं एक और मास सेंटर पे डाल रहा हूँ, ठीक है, ये भी m मास का है। और ये जो एंगल दिया गया है, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। सॉल्व करो। तो ट्रायंगल का लेंथ नहीं दिया ना नहीं क्वेश्चन में? दिया। ओके सर, चलो, रुको ना सर, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता ना फिर आप पर। तुम बस एक क्वेश्चन तक लाके छोड़ दो, कैलकुलेशन तो तुम्हें टफ पड़ेगा, सर एक्चुअली वो टाइम वेक्टर कंज्यूमिंग होता है, एडिशन का कंपोनेंट मिनट में हो रहा तब तुम्हें आता नहीं है इसका वेक्टर मतलब। देखना, आता जितने है। ये जल्दी से मैं करूँगा उससे जल्दी तुमसे होना चाहिए, उससे ज़्यादा जल्दी तुमसे होना चाहिए। ये है मासेस m, और इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या दोनों का वैल्यू f होगा? बिल्कुल हाँ। मैं साइड लेंथ को a एज्यूम कर लेता हूँ, बाद में a भी निकाल दूंगा मैं। और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? वो f डैश होगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू f प्लस ऑफ f डैश, सॉरी, तो ये वेक्टर एडिशन कितने करना एंगल पड़ेगा पे है? 60 डिग्री। 60 डिग्री 2 पे f है। cos 30 और plus f dash. अगर तुम्हें पता हो वेक्टर में कि अगर कोई भी दो इक्वल इन कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड वेक्टर्स हो 60 डिग्री के एंगल पे, तो उसका डायरेक्ट रिजल्टेंट √3f हो जाता है। हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नेट फोर्स होगा, कहीं सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा mv² बाय r इज इक्वल्स टू √3। f कितना हो जाएगा? g m1 m2 बाय r²। और f किस क्या लिया था मैंने? a लिया था। तो a कैसे निकलेगा? ट्रायंगल बन रहा है इधर, √3r ये root कितना ए 3 आई। आ रहा एंगल है? 30 डिग्री। तो ये है. r कंपोनेंट लो, r cos 30। r cos 30 कितना होता है? तो ये तो root सर √3, √2 टोटल होगा। √3r हो जाएगा। तो ये हो हाँ. जाएगा 3r² प्लस f डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? g m1 m2 अपॉन r²। r²। बस, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, इधर से वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी। क्लियर है क्या? तो क्लियर है Yes. सर, बस, बस आंसर नहीं आता। मतलब कैलकुलेशन ये करने में टाइम यहाँ लगेगा. तक यहाँ तक बस तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए, बाकी सर ऐसा कैलकुलेशन थोड़ी है, अभी एग्जाम में नहीं होता ना प्रेशर, अगर अभी सही नहीं किया कैलकुलेशन, देखो वही क्या है होता ना है। कि तुम अगर ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, ये सब कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें, तो यहाँ तक तो तुम आराम से पहुँच जाओगे ना। उसके बाद तो फिर तुम्हारा मैथ्स बचता है, मैथ्स का कैलकुलेशन तुम्हें करना आना चाहिए। वो तो प्रैक्टिस तुम मैथ्स में ही करते ही होगे। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, कैविटी वाला प्रॉब्लम, जो कि हम लोग ओके हमेशा से करते आ रहे हैं। एक रेडियस है r और ये स्फेयर है, और इस जगह से इतना सा मास को कट करके निकाल दिया गया है, और इतना मास
रिमेनिंग है ना। r/2 रेडियस का, ओके। तो ये जो मास है m, उस पर फोर्स कितना लग रहा है वही निकालना है। ये सेंटर इसका। फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल m। डिस्टेंस वो सब दे और दो। चाहो तो इसकी डेंसिटी तुम ले सकते हो लोग, मास ले सकते हो। डिस्टेंस इसका है 2r। फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल ना। हम्म, ओके। सॉल्व करो इसको। देखो, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, और नेगेटिव मास सिस्टम तुमने पढ़ा ही है। सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस m मास पे दो के कारण से फोर्स निकालना है, एक इसके कारण से और एक बड़े वाले के कारण से, और दोनों को वेक्टरली ऐड कर लेना। अगर मैं छोटे वाले के कारण से देखूंगा तो छोटा वाला बन जाएगा हमारा नेगेटिव मास सिस्टम, जिसका यस। मास माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो जो अट्रैक्ट करता था अब क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फोर्स नेगेटिव मास सिस्टम के कारण से। और जो बड़ा वाला है, ये बड़े वाले के कारण से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कैविटी प्रॉब्लम तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं, है ना। इसको मैं 1 बोल लेता हूँ और इसको 2 बोल लेता हूँ। F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा, और नेट फोर्स हमारा इधर से निकल के आ जाएगा। तो F2 कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो ये बड़ा वाला मास है, इसका मास कितना हो जाएगा, फोर रो बाई इनटू थ्री बी। पाई आर क्यूब into इंटू rho. रो। और छोटे वाले का मास कितना हो जाएगा, 4/3 4 by पाई pi आर r cube क्यूब by 8. m/8। n by 8. ठीक है, Hmm. ये ऐसा। तो दिस इज बेसिकली कैपिटल M/8 कर लो, या फिर इसको 8m कर लो, है ना। वो भी सही है सर। Okay. तो ये जो मास है, अच्छा ये m अलग है, यहाँ पे मुझे नोटेशन चेंज करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को M/8 कर लेता हूँ, ठीक है, ये m डैश कर लेता हूँ, बराबर। तो अब क्या लगेगा इस पे, सबसे पहला F1 फोर्स, और F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा k/r जी, क्यूब, k/r क्यूब इनटू। M1 M2, ये m ओके। तो रहेगा ही, और M2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या R डिस्टेंस ऑलवेज सेंटर से लेते हैं, बिल्कुल हाँ। तो 2r का होल square, R स्क्वायर square. हो जाएगा जी, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r 4. स्क्वायर। और F2 कितना होगा जी, M1 M2 m डैश अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग, सेंटर से, Center. सेंटर से ही। 3r/2 3 का by 2. होल 3r/2 स्क्वायर। आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 जी m डैश विच इज m/8 कर सकते हैं हम लोग, इंटू 9r स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 18r स्क्वायर। बस अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और कैपिटल M का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू F2 माइनस ऑफ F1 माइनस ऑफ F2। समझ में आया क्या, Yes, यस। sir. है ना। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तुम लोग करके लेकर के आना, ये एक मास है और इस जगह पे एक मास है, और इसमें टफ क्वेश्चन भी बन सकता है, इजी क्वेश्चन भी बन सकता है। इजी ही देता हूँ अभी। m मास है और ये है m मास, और दोनों को रिलीज किया गया a डिस्टेंस है। तो बोला गया जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घट करके a/2 हो जाएगा, तो उस समय दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड द, ऐसा करो, इसको 2m कर लो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच
particle if both are released from rest at this position. When the distance between them becomes a/2. ठीक है, जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2 हो जाएगा तब उनकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, ए पार्टिकल सर एक सेकंड नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन। एंड बी पार्टिकल कर लो नोट। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए। करो करो। तो लॉजिक तो ये होगा ना। करना अच्छे से आएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट लेना था, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यस सर, यस सर, गया। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पे। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या चीज? जैसे कोई चार्ज रखा रहता है तो वो अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है और उस फील्ड के अंदर कोई भी चार्जेस आते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, फोर्सेस लगते हैं इंट्रैक्शन के कारण से। सेम वे में अगर कोई भी मास रखा हुआ है इस जगह पे तो ये अपने आसपास क्या कर लेता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर लेता है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई भी मासेस आएंगे तो उस पर फोर्स लगाएगा वो। तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैट में फील्ड का डायरेक्शन होता था, सेम वे में इस जगह पे भी फील्ड का डायरेक्शन होता है। ऐसे करके तुम मान सकते हो। ठीक है, नेगेटिव लेते हैं हम लोग, क्यों? अट्रैक्टिव है। फॉर्मूला आ जाएगा -g m/r²। तो डायरेक्शन सब उसका पैटर्न भी सेम रहेगा एकदम हाँ। इलेक्ट्रिक जैसे। हम्म, तो दो मासेस रखेंगे तो कैसा फील्ड? फील्ड वगैरह शो नहीं करते हैं इसमें। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकल गया तो हर एक इंडिविजुअल शेप एंड साइजेस के कारण से, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज अगर मानते हैं तो नेगेटिव चार्ज के कारण से कैसे फील्ड देते हैं ऐसा, हाँ उसके अंदर हाँ, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब मास नहीं है जो कि रिपल्सिव फोर्स लगाए। अट्रैक्टिव तो हमेशा लगा सकता है, कोई भी दो मासेस हो ऑलवेज अट्रैक्टिव लगाएगा, लेकिन रिपल्सिव नहीं लगा सकता है। यहाँ पे क्या सिचुएशन बनता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है, वो चार्जेस के साइन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दूसरा साइन कोई पॉसिबल है ही नहीं, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए माइनस साइन लगता है। ठीक है, अब दूसरे के कारण से फील्ड देख लेते हैं, हर एक शेप एंड साइजेस के कारण से। बताओ सबसे पहले रिंग के कारण से। इक्वेक्स वो तो याद है, अब इसके टर्म में कैसे लिखेंगे? GMX। फॉर्मूला याद रखना R काफ़ी स्क्वायर ज़्यादा आसान है, जितने भी तुमने वैल्यूज़ यूज़ किए हैं वो सारे के सारे इसी में ही रिप्लेस होंगे। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, उधर K Q1 Q2/r² होता था, और इधर क्या होता है G M1 M2/r²। इसका मतलब ये तुम Q को रिप्लेस कर सकते हो M से। M। ठीक है, और R को R से ही रहने देना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। K को किससे रिप्लेस करना है, G से रिप्लेस करना है। और अगर तुम्हारे पास डेंसिटी गिवन है रो, तो उसको भी हम लोग रो से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे रो का क्या मतलब है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था, इधर मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, और इधर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास की डेंसिटी। और क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं पे एप्सिलॉन नॉट भी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एप्सिलॉन नॉट को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे। अब के को तुमने रिप्लेस किया है जी से,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या जी से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तो 1/4 पाई जी। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 1/4 पाई जी। ठीक है, इससे रिप्लेस किया जा सकता है। तुम ये मत लिख देना एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई जी, ये गलत है, ओके। ये रिप्लेसमेंट है। ठीक है, Okay. शॉर्ट ट्रिक काइंड में। तो ये अगर चीज को डायमेंशन ही उसमें हाँ, इनकरेक्ट है। हाँ डायमेंशंस से रिप्लेस करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये बस रिप्लेसमेंट है, शॉर्ट ट्रिक से याद रखने के लिए। अब देख लेते हैं रिंग के कारण से। ये हमारे पास एक रिंग है, तो एक्सियल पोजीशन पे रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। यहाँ पे ई जी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके, अट्रैक्ट ताकि करेगा ये भी। ताकि हमें पता चले ये ग्रेविटेशनल वाला फील्ड है। तो ये मासेस होंगे रिंग के पास, और वो जो फील्ड क्रिएट करेगा वो इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। नेट, ओके, कंपोनेंट। और ये कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो जी, बोलो, एम सर जी एक्स अपॉन एम एक्स R² x² 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस रेडियस इज आर, रेडियस R। और इसका मास स्मॉल एम है। माइनस साइन हम लोग हमेशा डाल देते हैं, और तुम्हें पता है उसका रीज़न क्या है। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कैसा मिलेगा? याद करो उसके लिए कैसा ग्राफ था इलेक्ट्रोस्टैट सर में? वो सिमेट्रिकल था सर, R/√2 पे मैक्सिमा। ऐसा था ना? तो इसके लिए हाँ ग्राफ हाँ। कैसा होगा? नेगेटिव साइन है तो ये हर एक चीज को उलट देगा। हर एक ग्राफ में माइनस साइन लगने के कारण से इसका ग्राफ ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है क्या? सर बोलो। एक सेकंड, नेगेटिव साइन का वापस रीजन बताएंगे, मेरे को समझा नहीं शायद कुछ। अट्रैक्टिव है ना, अट्रैक्टिव है तो अच्छा, वो डायरेक्शन चेंज वेक्टर्स करता के है लिए ना। आपने लगाया हाँ, है। ये ठीक। क्या ऑन करके रखा है तुमने? क्या? आवाज वापस से बाउंस बैक हो रहा है। एक सेकंड सर, ऊपर कीजिएगा। देखो, कर लिया। यस सर, हो गया। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूँ मैं। डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैट में क्या ही हुआ है, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन होगा। सेकंड है ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का कोई इशू नहीं होता है, हर एक चीज़ एक है। तो अगर ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस आर गिवन है, हॉलो स्फीयर, और दो लोकेशंस हो सकते हैं, एक तो इनसाइड हो सकता है और आउटसाइड हो सकता है। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? जीरो। जीरो था जीरो ना? था। इलेक्ट्रिक फील्ड था जीरो इनसाइड के लिए। और आउटसाइड के लिए क्या था? K³/r²। इलेक्ट्रोस्टैट में जो फॉर्मूला था एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला इस जगह पे यूज करेंगे। तो ये कितना था? K³/r² था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? जी एम बाय, Gm/r²। ओके। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। माइनस साइन को हमेशा डालते रहना। अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन को डालेंगे। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड विथ आर का कर्व बनाएंगे, तो आर डिस्टेंस तक तो जीरो फील्ड होगा, उसके बाद फिर ऐसे करके घटेगा। ठीक है, जो भी ओके, तो ग्राफ था उल्टा हो रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में सारा सारा उल्टा हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट सबका। ये समझ सही लो। है। सॉलिड स्फीयर देख लेते हैं।
तो सॉलिड स्फीयर में दो फार्मूला था, एक इनसाइड और आउटसाइड के लिए। क्या आउटसाइड के लिए हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम करते थे? है ना, अगर ये पॉइंट सर एक आउटसाइड है, सेकंड। इसका मास हाँ, m है और रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर है, तो आउटसाइड के लिए क्या करते हैं बोलो? आउटसाइड के लिए क्या पूरा उसका ले लेते इलेक्ट्रिक हैं, फील्ड का के क्यू बाई फॉर्मूला आर है स्क्वायर। ना, सिंपल सा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं या फिर पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो एक पॉइंट मास बन गया और इस जगह से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फिर ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है, तो हो जाएगा g m/r²। और इनसाइड माइनस का फॉर्मूला क्या है? हाँ, माइनस आ रो बाई जाएगा, थ्री एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं पे माइनस मैं साइन माइनस है। भूल जाता हूँ, तुम याद दिला दो। कितना सर है इनसाइड का? सर रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर होता है। वो तो है लेकिन क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा? उधर क्या रो होता बाई था? थ्री के, एप्सिलॉन नॉट। उधर क्या होता था? के क्यू रो बाई थ्री आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, आर क्यूब, तो यहाँ पे जी एम आर अपॉन आर क्यूब जी माइनस के साथ। एम बाय आर स्मॉल आर क्यूब वाई कैपिटल आर और क्यूब। आर वेक्टर माइनस साइन के साथ। तो ये है हमारा इनसाइड का फॉर्मूला। उधर जो भी ग्राफ होता था उसको जस्ट इन्वर्ट कर देंगे ऐसा, बिना किसी परेशानी के, और ये r तो इज इक्वल डिस्टेंस टू के साथ बढ़ रहा है फील्ड, कैपिटल आर। बाहर बढ़ता है फील्ड उसका जितना मैग्नीट्यूड में दूर जा बढ़ता रहा है ना, जब तक सरफेस पे ना पहुंचे तब तक मैग्नीट्यूड में बढ़ते जाता है। कैसे इसको समझ सकते हैं? गॉस लॉ से समझ सकते हैं, जैसे गॉसियन सरफेस बढ़ते जाएगा तो चार्ज बढ़ते जाएगा, क्यू इन बढ़ते जाएगा। है। सर नहीं, अगर मैं मास के हिसाब से देखूं, मतलब जितना दूर जा रहे हैं सर उतना पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? किस वाले पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ, फर्स्ट या सर सेकंड? सपोज इसी का ही है, मैं सेकंड वाला इसमें मैं सपोज बोल रहा हूँ जितना मैं दूर जा रहा हूँ उस हाँ, मास से उतना ज्यादा पॉजिटिव फील्ड मुझ पे एक्ट करने लग रहा है। जितना ज्यादा दूर जाते जा रहा हूँ फील्ड वीक होते जा रहा है। तो पॉजिटिव की तरफ भी जा रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ओके। पॉजिटिव इधर किधर है? बस पॉजिटिव तो, अच्छा, पॉजिटिव मतलब क्या मैं होता सोच है? रहा था मैग्नीट्यूड में बस घट रहा है, ओके, और मैं कंफ्यूज हो रहा था, पॉजिटिव में वो नहीं जा रहा, ठीक डायरेक्शन है। है, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो तुम, डायरेक्शन को बता रहा है बस। अब आगे देखते हैं हम लोग। डिस्क का देखा था हम लोगों ने, याद है क्या? हाँ सर, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर। बताओ कितना था? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट हाँ, 4 पाई वन माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर। उधर क्या था? सिग्मा बाय टू एप्सन लॉर्ड टू एप्सिलॉन वन माइनस वन माइनस एक्स अपॉन, एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इनफाइनाइट के लिए क्या था? सिग्मा बाय टू एप्सन लॉर्ड, है ना। तो सेम वे में अगर इसका रेडियस r है और ये डिस्टेंस x है, तो इस जगह पे जो फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? Eg इज इक्वल्स टू, सिग्मा को सिग्मा से रिप्लेस करेंगे अपॉन टू एप्सन नॉट, एप्सन को से रिप्लेस कर लेंगे, वन अपॉन फोर पाई जी इंटू वन माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2। सर एक अब सेकंड। इसको वापस से हम लोग थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। सिग्मा अपॉन, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टू पाई सिग्मा जी इंटू वन माइनस ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी तो याद रहे ध्यान में, अच्छी बात है। माइनस साइन को इंक्लूड कर लें। इनफाइनाइट अगर होगा मास, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर,
अगर इनफाइनाइट होगा तो इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/4 पाई 4 पाई जी। जे पुट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, सर थोड़ा सा, यस लिखना है। नोट कर लिया तो आगे मैं सोच चलते रहा हैं। सर से खुद से लिखेंगे बाद यस। में, मतलब रिवीजन भी हो जाएगा सबका। ऐसा तो चाहो। अब आगे चलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डायरेक्ट एक ही बार करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल। सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैट हर में, चीज नॉन कंडक्टिव है ना? हाँ वही चीज़ है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का कोई मतलब नहीं है ना इसमें। मतलब हर चीज नॉन कंडक्टिंग है, हाँ बस वो ये जानना था। फॉर्मूला लगाना है ना, फॉर्मूला वही लगेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल का मतलब होता है और वही पोटेंशियल का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इज, क्या बोल ई सकते डॉट हैं, डी ई डॉट डी आर होता है। basically it is the amount of माइनस work done by the external agent in bringing a point mass from a फ्रॉम इन्फिनिटी टू, from Infinity to infinity to the distance r. particular distance r वो without एब्सोल्यूट change in पोटेंशियल होता है, यस। without change in kinetic energy। ठीक है, हाँ ओके। Okay. work done by external agent in bringing mass, unit mass from infinity to r slowly। स्लोली बोल दिया मतलब डेल्टा के ई तो जीरो हो गया। ठीक है, हम्म। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट p डिवाइडेड बाय द मास, जिस मास को हम लोग लेकर के आ रहे हैं, कीपिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। ये बड़ा सा डेफिनेशन है इसका, जिसे हम लोग याद रख करके सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंट इन, bringing it from bringing unit mass from एक्सटर्नल, infinity to r slowly। ओके तो एक ये सेकंड। m मास है और इस m मास को मैं m मास के पास एक दूसरा मास लेकर के आ रहा हूँ, कहाँ से, इन्फिनिटी से धीरे धीरे करके मैं पॉइंट p पे लेकर के आया। ठीक है, दूसरे मास को मैं इस पॉइंट p पे लेके आया, तो मेरे कारण से जो वर्क होगा पर यूनिट मास वही कहलाएगा पोटेंशियल। और जब इसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग डिराइव करते हैं इंटीग्रेशन वगैरह करके बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट की तरह, तो इधर से v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। जी एम बाय आर, ये फॉर्मूला आता है। ओके हाँ सर, एक सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी पता है, होगा तुम्हें, हाँ एनर्जी भी होता है सर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। इंट्रैक्शन एनर्जी होता है। पहले पोटेंशियल देख लेते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी देख लेते सर एक सेकंड सर, थोड़ा सा भाग रहे हैं हम लोग। हैं। लिखो लिखो तो। ओके ये सर हो गया सर। हो गया, हाँ Yes. नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ रिंग। तो जी, बताओ, याद है हाँ पोटेंशियल सर, के क्यू रिंग का? आर इफेक्टिव, के क्यू बाई आर इफेक्टिव, के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एट डिस्टेंस आर। कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियल निकालना है तो तुम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, डेट इज dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई
डॉट डी आर, याद है ना, हम्म। इलेक्ट्रोस्टैट में यूज किया था ये फॉर्मूला। हाँ सर, यहाँ पे या फिर E इज इंटीग्रेट किया इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर, ये फॉर्मूला भी लिया जा सकता है। वेक्टर इधर से निकलेगा तो मैं वेक्टर साइन को इधर से हटा देता हूँ, तो हम इस फॉर्मूले को भी लगा करके निकाल सकते हो। सेम वे में यहाँ पे भी अगर मुझे निकालना हो वीपी तो हम लोग इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर डेरिवेशन भी कर सकते हो। जब फाइनल फॉर्मूला आएगा तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी एम बाय रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स डिस्टेंस एंड दिस इज आर। सेंटर पे, फिर हाँ जीएम बाई आर ही हो जाएगा। सही। ठीक है, आगे चलते हैं। यस। डिस्क के कारण से बताओ। पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क, एक सेकंड, क्या हमने किया फॉर्मूला था था पहले। इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्क हाँ का? हाँ सर, किया था सर। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, आई थिंक बिल्कुल। सो। याद। याद है तुम्हें या देखा? सर इतने जल्दी कैसे देखूंगा सर, समझो ना सर। हाँ देखा मैंने दिमाग से अपने, उधर रखा हुआ है। शर्लॉक होम्स देखा है तुमने? नहीं नहीं। सर, देखो आप बोलते हो मत, टाइम पास करो, क्या पता। अरे मैंने सर पूछ रहा है ना। मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के देखा है। ठीक है, अच्छा। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है कि देखा है कि नहीं, वो लोग ऑलरेडी देख रखे हैं। तो मुझे लगा कि तुम मैंने जो नहीं टेक्निकल गुरुजी देख सकते हो तो ये तो उससे फार बेटर है। देखा सर, सच वो इस चैनल पे आ जाएगा सर, आपको बताएगा। टीवी सर सीरीज आपका की चैनल बात कर कितना रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स हो गए? मालूम नहीं यार, मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी तो। 1000 के आसपास तो हो गया। सर आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई भी नहीं किया था सर, आपको किया था मैंने। ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा वो भी। रिप्लाई सर में मैंने क्या दूसरा करना है वो दिमाग भी से बता किया दो, था वो भी बता दो। सर। सर मैंने लॉजिक दूसरा बताया था उसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कंफर्म करना था मुझे। अच्छा, सर बताएं। हाँ। मैंने चेक नहीं सर किया। इतना वो बच्चे लोग उधर रिस्पॉन्सिव नहीं रहते क्या? बहुत कम कम बात, 12th का ले रहे थे क्या? जिधर एंटरटेनमेंट रहेगा रिस्पांस तो उधर मिलेगा ना। अच्छा, मतलब इधर क्या एंटरटेनमेंट चलता रहता और क्या, है। जब तुम लोग टेक्निकल गुरुजी देख रहे हो तो मेरे चैनल को कौन देखेगा? अरे सर बस ना, इतना एक बार थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा पास डिस्क है और इसका मास m है और रेडियस r है, x डिस्टेंस पे है। कुछ पूछ रहे थे तुम उससे पहले ही। मैं कुछ तो बात निकला था, किस पे बात निकला था? कमेंट नहीं, पे एंगुलर मोमेंटम कुछ तो बोल रहा था ना क्या? तो क्वेश्चन उससे भी मोमेंट ऑफ पहले, इनर्शिया, उससे पहले, टेक्निकल गुरुजी नहीं नहीं उससे पहले है। मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है, उससे निकाला हाँ, मेरा डायलॉग। सैडलॉक होम्स की बात बता रहा था। हाँ हाँ। तो टीवी सीरीज तुम लोग जब देखोगे, टीवी सीरीज है ना, मूवी मत देखना। इसके ऊपर दो मूवी आए हुए हैं, मूवी उतना पसंद नहीं आया मुझे। ठीक ठाक है, जो फर्स्ट टाइम देखेगा वो देख लेगा, लेकिन जिसने टीवी सीरीज मुझे देखा है मालूम भी नहीं सर है कौन ये उसको शेरलॉक बोले। होम्स, बस इतना मालूम है इन्वेस्टिगेटर है, अब क्या करता है उसका तुम्हें कुछ पता नहीं है मालूम। आदित्य, सैडलॉक होम्स? सर डिटेक्टिव है उतना हाँ, पता है मुझे। नॉवल और भी कुछ लिखा नहीं गया पता है इसके ऊपर, तो बुक भी है। हाँ सर, असली में है या फिर स्कूल ये में, फिक्शनल है? नहीं नहीं, फिक्शनल है। स्कूल में हमारे मतलब जब 9th 10th में हमको बुक्स मिलने लगी लाइब्रेरी से तो सब लोग बहुत पीछे करते थे बुक पे। मैंने इनोला होम्स देखा, इनोला क्या? इनोला होम्स, शेरलॉक होम्स की बहन नहीं रहती क्या, हाँ हाँ हाँ, उसका अच्छा पिक्चर तुमने देखा है। देखा हुआ है इसका मतलब? देखा मतलब ये शर्लॉक होम्स देखता ये रहता देखा है। है। क्या है सर उसमें तो इंटरेस्टिंग, सबको एक्साइट करता अरे डिटेक्टिव है ना वो, तो थोड़ा है? इंटरेस्टिंग ही अच्छा, रहेगा ना, मिर्जापुर सस्पेंस देखे हो वगैरह। बेटर। देखो सर इसने मिर्जापुर भी देखा। नहीं देखा मैंने, नहीं देखा मैंने, नहीं देखा, मैं बोल रहा मिर्जापुर का नाम पता है, शेरलॉक होम्स का नहीं पता।
कोई नहीं नहीं, देखते। अभी देखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, कॉलेज में जाकर जरूर देखना, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। सर आपके कांटेक्ट में रहेंगे ना सर, भेजते रहना हम लोग को हाँ, क्या क्या देखे कॉलेज के से। कांटेक्ट में रहोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। अभी तो मैं बाहर निकल गया हूँ कॉलेज से, तो रिसोर्सेस मेरे पास रिलेटिवली कम रहेंगे। तो चलेगा। वो देखना, उसमें है ना, कौन सा पार्ट है मुझे याद नहीं है, उसमें एक टर्म यूज करता है माइंड पैलेस। माइंड माइंड पैलेस ओके। क्या होता है बेसिकली, और ये टर्म रियली एग्जिस्ट करता है, उसमें उस जगह पे एक एज ए फिक्शनल नाम यूज किया था, लेकिन शर्लॉक होम्स के काफी ज्यादा जो कंटेंट है वो मतलब हद तक रिलेटेड है, और बहुत सारे चीज भी मतलब कि डिक्शनरी में भी तुम्हें मिल जाएंगे, और इवन जो बेकर स्ट्रीट वगैरह है वो सब भी 13 एक घर ही है वहाँ पे। तो मैं माइंड पैलेस के बारे में बता रहा था, माइंड पैलेस क्या होता है, जैसे तुमने बताया ना कि माइंड से रीड करके, मैंने अभी बताया पढ़ कर माइंड से पढ़ा, तो माइंड पैलेस भी वही चीज है, कोई भी चीज तुम माइंड में स्टोर कर सकते हो, और जब भी चाहिए तुम्हें उसे तुम एसेस कर सकते हो। कैसे, क्या होता है तो ना, ये तो होता है सबके साथ। हाँ, हम लोग नॉर्मली इस तरीके से मेमोराइज करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है उसको हम लोग मेमोराइज करते हैं, कोई वर्ड है उसको मेमोराइज करते हैं, बराबर। लेकिन माइंड पैलेस तुम्हारा इस तरीके से काम करेगा कि सपोज तुमने एक पेज देखा, और एक ही बार देख करके तुमने इसको मेमोराइज कर लिया, तो तो लाइफ लाइफ टाइम ओके। हाँ, ये काइंड ऑफ फाइल की तरह जा करके अंदर तुम्हारे माइंड में स्टोर हो चुका है। क्या होता है जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो कॉन्शस या फिर अनकॉन्शस माइंड में वो चीजें स्टोर हो जाता है, वो डेटा स्टोर हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि तुम उसको कितना ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करते हो। तुम जितना ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करोगे वो डेटा उतना ज़्यादा एसेस होगा, और उतना आसानी से तुम्हें वो याद रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। कुछ डेटा को हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, तो वो डेटा क्या हो जाता है ना, किसी जगह पे स्टोर रहता है अनअसेस्ड, स्टोर रहता है लेकिन अनअसेस्ड रहता है। तो माइंड पैलेस अच्छा। में भी ऐसा है कि तुम एक बार चीज़ों को इस तरीके से विजुलाइज करके देख लो, अपने माइंड को इतना शार्प कर लो कि एक बार तुमने देखा, फिर डेटा वो स्टोर हो गया, और स्टोर हो गया तो उसके बाद फिर तुम लाइफ टाइम के लिए उसको एसेस कर सकते हो। तो उसमें जो विलेन था वो हाइपोथेटिकल भी चीज है सब। वो भी यही करता, नहीं नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं, और सही में ऐसा होता है। सर माइंड से मतलब तुम कौन किसी, करेगा। जिनको ऐसा होता है उनको तो मतलब पहले से ही वो रहेगा ना, ऐसे नहीं, डेवलप करना तो बहुत मुश्किल है ना ये। बहुत ऐसा नहीं समझो कि तुम आज सोचो और आज कर लिए, नहीं, इसका हाँ। सालों साल प्रैक्टिस चलता है, सालों साल का मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है। और जैसे तुम कोई तो भी क्या। नंबर याद करते हो, है ना, मोबाइल नंबर याद तो होगा, हाँ, उसको 10 5 साल तक यूज ना करो, भूल जाओगे वो नंबर। मुझे याद है वो लेकिन भी अपना है। एक नंबर। कभी कभी तुम तो अपने पासवर्ड को इंटर जब करते हो लैपटॉप पे, तुम्हारे हाँ, वो फिंगर्स तो खुद है। ही खुद मूव कर जाते होंगे, तुम्हें हम्म। सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती हुई कि एल के ऊपर प्रेस करना है, एल किधर सर है। आपका क्या पासवर्ड मेरा पासवर्ड जान के है। क्या करोगे? मैं तो लगता नहीं हूँ सर, सब लोग एक्सेस ये करते शेरलॉक होम्स करता था क्या? क्या बोल रहे हो, शर्लॉक होम्स का? माइंड पैलेस करता था क्या वो? शेरलॉक होम्स नहीं करता था, वो भी आधा आधा करता था, बाद में शेरलॉक होम्स को भी पता चला कि हाँ, ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है। विलेन क्या था ना, वो थ्रेटन कर रहा था कि मेरे पास फाइल्स हैं, और मेरे पास उसमें सारे डेटा लिखा हुआ है, अगर मैं लीक कर दूंगा तो तुम काफी खतरनाक तरीके से फंस जाओगे, या फिर उसके भाई फंस जाएंगे, या फिर उसकी जो भी है वाइफ वगैरह फंस जाएगी। तो वो काफी ज्यादा थ्रेटन कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसके पास डेटा सिर्फ माइंड में था, हाथ में, पेपर उसके हाथ में नहीं था। तो उसको लगता हो। था कि ये जो चीज़ है उसके पास है, और वो न्यूज़ में आ जाएगा, पेज में आ जाएगा, तो आदमी फंस जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में था। तो उस तरीके से वो हाँ। बड़े बड़े लेवल पे पॉलिटिशियन को थ्रेटन कर सकता था, और उसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी पर्सन बन गया था, कॉन्टैक्ट तो बहुत ज़्यादा था। शार्लॉक होम्स उसको डिकोड कर रहा था कि एक्चुअल में वो कर रहा कैसे रहा है, और सर एक लॉजिक मिस हो गया। कोई बंदा कोई बोलेगा ठीक है मैंने हटा दिया इसलिए पैसा पे किया उसको, तो वो प्रूफ मांगेगा ना, ये डिलीट किया कि मेरे को दे दो कॉपी। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मांगता क्या। ये सब तो वही लोग जानेगा जो लोग किया है। ये मतलब थोड़ा इलॉजिकल हो गया। ठीक है सर, और क्या।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला आ गया, देखो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो उसमें फॉर्मूला था, तो इधर क्या फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/4 पाई जी, जी। तो ऊपर आ जाएगा 2 4 पाई जी इंटू सिग्मा रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, ये इसके लिए हो जाएगा। माइनस आएगा ना बाहर। हाँ माइनस साइन आएगा। और इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, इन्फानाइट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सब जगह सेम रहता है इलेक्ट्रिक। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, इस बात का याद रखेंगे हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम लोग इस केस के लिए। कैसे करके निकलेगा, तो सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल टीवी क्या हो? क्या चीज, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस तरीके से तो निकालेंगे ई डॉट ई आर, ई बाहर आ जाएगा, आर है ना, ई आर। ठीक है। सर ई कांस्टेंट बाहर नहीं ले सकते? हाँ बाहर लेंगे ना, कांस्टेंट है। तो फिर फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ ये वाला फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो फिर तुम्हें, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट करना होगा यहाँ पे, ये तो पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है मेरी बात समझ गए आई थिंक तुम लोग, आगे चलते हैं अब। ये डिस्क हो गया, अभी देखना है हम लोग को हॉलो स्फीयर। अच्छा पोटेंशियल के क्यू हॉलो बाय स्फीयर आर। के कारण अंदर से पोटेंशियल कांस्टेंट है, इनसाइड एंड आउटसाइड कितना अंदर होगा, कांस्टेंट है और बाहर के क्यू बाय आर। इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड का कितना होता है पोटेंशियल, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, और आर क्यू के जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे ये सब चीज़ें, जी एम बाय आर, स्मॉल आर देता हूँ, और माइनस साइन के साथ या आउटसाइड, इनसाइड कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम बाय इनसाइड कांस्टेंट है। आर, कांस्टेंट होगा। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कैसा होगा, पहले वाई एक्सिस को पैरेलल फिर डिक्रीजिंग, सॉरी नीचे लेकिन इंक्रीजिंग, एक्स ऐसा, एक्सिस को पैरेलल। ठीक है, तो ये v वर्सेस r का ग्राफ, सॉलिड स्फीयर तो उसका इनसाइड तो एंड खतरनाक आउटसाइड, फॉर्मूला है सर। इनसाइड है के क्यूब बाय 2 आर क्यूब, 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, माइंड पैलेस। तो ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो आउटसाइड के लिए सिंपल सा फॉर्मूला v इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी कैपिटल m बाय r, आर। और इनसाइड के लिए कितना हो जाएगा बोलो, जी जी एम एम बाय 2 आर क्यूब 2r स्क्वायर क्यूब, इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, x ले लेता हूँ मैं डिफरेंट, और इसका ग्राफ कैसा जाएगा, सर आपने बताया था ऐसा अजीब है, सबसे अलग है इसका ग्राफ। नीचे से मैम दिमाग में माइंड में है लेकिन वो बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा नहीं। सर मतलब एक्सप्लेन कैसे बना दूं, आप बोलो तो देखो नहीं बना ये पाएंगे शायद। ये जो चीज है ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पैराबोला होगा डाउनवर्ड, और ये कैसा चीज होगा, ये पैराबोला, पैराबोला अपवर्ड बोल रहा हूँ, ये सिंपल सा आर में रिलेशन है ना, एक माइनस साइन लग गया तो पैराबोला जो डाउनवर्ड होगा वो बन जाएगा अपवर्ड, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स। ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा, तो ये x इज इक्वल्स टू आर तक जो होगा वो पैराबोला अपवर्ड होगा, और उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है और इस जगह पे जो पोटेंशियल होता है उसका कितना होता है, 3/2 टाइम्स। 3/2 के, हाँ 3/2 के क्यूब बाय आर। अगर तुमने सरफेस का पोटेंशियल V नॉट बोला है तो इस जगह पे हो जाएगा
3/2 टाइम्स, और माइनस साइन तो डाल के ही रखो तुम सेंटर इस पे। पे सर बनते हैं ना क्वेश्चन एसएचएम वाले, ये खतरनाक। सरफेस और ये सेंटर, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं एसएचएम वाले, हम लोग करेंगे। नहीं समझ। अब देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन था वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है। क्या होता है रिलेशन? अगर F देख रहे हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ EM. डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप Okay. प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप एंड प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। और अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप डेल वी बाई डेल वाई जे कैप एंड डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ऐसा ये तो आता ही होगा। और अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना हो तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर यूज करेंगे, या फिर डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में किया है। सेम ऐसा भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। खैर इसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, तो हम लोग इसको बस फॉर्मूले देख करके ही छोड़ देंगे। ठीक है क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सर हम कांस्टेंट लोग है तो नहीं है। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सेम डायरेक्शन में तो ये माइनस ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई क्यों लिख रहा हूँ, ई कांस्टेंट है तो ई बाहर निकल गया, ई डेल्टा आर और ये डेल्टा वी आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर मैग्नीट्यूड में, और ये साइन के साथ। तो यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर लगा करके, और मैग्नीट्यूड में ये आ जाएगा सिर्फ। बोलो अभी तक कोई डाउट किसी को कुछ भी? पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं हम लोग। प्रणव समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स के कारण से वर्क जो होगा किसी भी एम मास को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स के कारण से वर्क होगा वो वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी स्लोली, धीरे धीरे करके निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम लोग को पता है, इसको यू से डिनोट कर लेंगे हम लोग, माइनस जी m1 m2 by r, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सर एक सेकंड, लिखने का काम ही है बस। अब याद करो सिस्टम का भी पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम ना, हाँ। डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस दोनों बताया था। डिस्क्रीट के लिए तो सिंपल सा ऐड करो फटाफट फटाफट, लेकिन अगर एक सिस्टम बना स्केल आ रहा जिसको हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलते थे, है, डीएम इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। है ना, तो अगर कोई छोटा छोटा मास करके मैं इस को एक अर्थ को बना रहा हूँ सर, अर्थ को बना रहा हूँ या फिर एक हॉलो स्फीयर बना रहा हूँ, ठीक है, ये planet। मैंने क्या बनाया, मैंने हॉलो स्फीयर जिसका मास है m और रेडियस है r, तो इसका सेल्फ एनर्जी कितना होता है? 3/5 के क्यूब। सही बताना, मुंह से सर पढ़ाएंगे एक सेकंड, फॉलो का के क्यू स्क्वायर बाय 2r। 1/2 into हाँ के क्यू होता है। मैं नहीं देखूंगा लेकिन मुझे मालूम है के क्यू स्क्वायर बाय 2r। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस में जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2r। 2r। सॉलिड स्फीयर का 3/5 3 बार आता है उसमें। gm बाई r। gm जो भी है सर, समझ रहे हो ना भाव में। यस। हाँ बिल्कुल। अब क्या बोलूं मैं यहाँ पे, तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सर वीडियो में सब जाएगा, मिर्जापुर। नहीं, वो सब सर ने पॉज किया था, मुझे मालूम है। पता नहीं ना, मुझे भी याद नहीं है। इसका हो सर जाएगा देख माइनस लेना ऑफ सर। 3/5 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तुम्हारे घर वाले सुनेंगे ये सब। मेरे घर की वीडियो देखेंगे। तो जब बड़ा हो जाऊंगा तब सुनाऊंगा अपने दोस्त लोग को। क्या प्रूफ करना चाहते हो? ये वाला नहीं है, देखो। ये क्वेश्चन सही है। सर चलो रखो ना, ठीक है। डिलीट मत करना बस। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अब ये सेल्फ एनर्जी वगैरह हम लोगों ने देख लिया, तो ऐसा करते हैं इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ कुछ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इजी सा। Let's say the gravitational field at any point in space is given by E is equals to minus of 20 I cap plus of J cap। ठीक है, ये दिया गया। Then find the potential at 0,0। Then find potential at 0,0। सॉल्व करो इसको। तो जीरो हो जाएगा। इसमें 0,0 पे भी निकाल लो और एक 3,4 पे भी निकालो, दोनों जगह पे। अच्छा, मेरे को लगा कुछ तो ट्रिकी है, नहीं नहीं, इसलिए इसमें ऐसा ज़्यादा किया। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए सिंपल क्वेश्चन दिया। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो क्योंकि दो है इसमें, आई कैप और जे कैप है, तो माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स आएगा और माइनस ऑफ ई वाई डी वाई आ जाएगा, है ना। तो माइनस ऑफ 20 एक्स हो जाएगा और माइनस ऑफ 20 वाई हो जाएगा, और आई थिंक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। सो दिस इज डेल्टा वी, 140। है ना। तो वैल्यूज को पुट कर लो, v एट 0,0। कहीं कहीं पे कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है उसको ज़ीरो ले लेते हैं। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, कांस्टेंट को निकाल लो। अगर नहीं गिवन है तो उसको ज़ीरो एज्यूम कर लो। ये आ गया ज़ीरो। तो डेफिनाइट होगा ना, तो कांस्टेंट कैसा आएगा? क्या बोल रहे हो? अरे कोई भी तो चीज़ को डेफिनाइट इंटीग्रेशन। किधर डेफिनेट इंटीग्रेशन है? इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया है तुमने? सर जनरली इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी जो भी बोलते हैं उधर तक कर इसमें दिया रेफरेंस तो था। कुछ गिवन नहीं है, ऐसा कुछ गिवन है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं अच्छा गिवन है हाँ, ना, ओके, है इसमें ना। तो। तो ये 3,4 के लिए देखेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस प्लस ऑफ 80, दैट इज 140। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी सिंपल क्वेश्चन यस सर। प्रैक्टिस के लिए। लेट्स से ये एक्स एक्सेस है एंड दिस इज वाई एक्सेस, और दो पॉइंट मासेस रखे हुए हैं, एक है एम मास और इस जगह पे भी एम मास है। बोला गया कि एक पॉइंट मास को हम लोग, जिसका मास स्मॉल एम है, उसको हम लोग पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं along दिस पाथ। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है, दिस डिस्टेंस इज 2a एंड दिस डिस्टेंस इज a। तो पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।
to bring सर एक सेकंड 20 पेज पीछे आंसर है mass from P to Q। सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं इसको, इजी क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको वर्क डन निकालना है तो हमें चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन एनर्जी द में, पोटेंशियल। बिल्कुल। यस तो सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो यही वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल करना होगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा, क्यू पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण से होगा, दैट विल बी माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए टू ए रूट टू। स्क्वायर, सॉरी रूट टू ए, सॉरी क्यों होगा, नहीं स्क्वायर नहीं नहीं होगा, आर आर जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू ए। रूट टू ए। यस और पी पॉइंट पे कितना होगा, माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन ए, ए और ये माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन ए। ए तो बस वैल्यूज को पुट कर लेना और कुछ नहीं है। तो इधर मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, माइनस ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए। तो आंसर कितना आएगा, 2 माइनस ऑफ 2 माइनस रूट टू। यस रूट सर, मैंने टू जी एम ये स्क्वायर बोला। अपॉन, ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस तो क्वेश्चन ऐसा है, बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in forming a bigger sphere with two individual sphere of radius r and mass m। ठीक है, सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन बोल सर, रखा है कि एक दो के अंदर एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, दो सॉलिड स्फीयर को कोलैप्स करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है। तो एक्सटर्नल ओके फोर्स के कारण से कितना, एक्सटर्नल एजेंट के कारण से कितना वर्क होगा, ये तुम्हें निकालना है। इंटरेक्शन भी देखो होगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जब इस तरीके से गिवन हो तो समझ लेना कि खुद ही खुद वो दोनों जो स्पेयर्स थे वो इन्फिनिटी पे थे, ठीक है, और इनको तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद फिर एक बड़ा सा स्पेयर बनाया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो ना कि ये दोनों आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है और फिर इसको एक बड़ा स्पेयर बनाया जा रहा है, तो इसमें जो अभी पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो 3 आएगा, एक 1 का सेल्फ, दूसरे का सेल्फ, प्लस इंट्रैक्शन के कारण से। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी आएगा अभी इस टाइम पर। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया नहीं है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ कंसिडर करना है सेल्फ एनर्जी को। तो इनिशियल जीरो ही लेना है, हाँ, मतलब इनिशियल कुछ इंट्रैक्शन के कारण से 0 लेना है, कुछ नहीं लेना है, सेल्फ तो रहेगा ना इनिशियली से। सिर्फ सेल्फ रहेगा। तो इनिशियल ओके पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सेल्फ एनर्जी विच इज माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, सॉरी 2 आर, और एक और माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन 2 आर, ये हो जाएगा। सॉलिड है ना। सॉलिड है ना सर, 3/5 अरे हाँ सॉरी, 3/5, ये हो जाएगा 6/5 जी एम स्क्वायर बाय आर। क्लियर है क्या, ये 5 इनिशियल है ना। अब फाइनल की बात कर लेते हैं। तो फाइनल अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों मासेस को अगर मैं ऐड करूंगा तो एक बड़ा सा मास बनेगा, उसका मास कितना होगा, 2m होगा, और इसका रेडियस यस सर। कितना होगा ये भी तो निकालना होगा। इसके तो रेडियस स्मॉल आते हैं। तो जो भी है 2 वॉल्यूम, आर नहीं होंगे ना। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ओके इनिशियल और फाइनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2,
इज इक्वल Yes, टू sir. 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से आएगा that कैपिटल R इज इक्वल टू 2 raised to power 1/3 1/3 R, मैं ये वाला लॉजिक मिस हो गया फिर बस। है ना, ये मिस हो गया हाँ, आपका, मैंने अदरवाइज तो ऐसे ही किया। हाँ। अब फाइनल कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, यू सेल्फ विच इज 3/5 माइनस में जी एम स्क्वायर 2m का होल अच्छा स्क्वायर, 2m आएगा ना। 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है, 2 raised to power 1/3 आर। ठीक है, हम्म, ये आ गया। तो अब तुम्हें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होगा, डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 raised to power 1/3 आर माइनस प्लस हो जाएगा, कितना था 6 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6/5 5 आर था। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन में। सेकंड। अब एक लास्ट में अच्छा सा क्वेश्चन, ज़्यादातर जगह पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तुम लोगों ने किया होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं किया है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। भी पता चल जाएगा। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। इसका डेंसिटी रो है और इसका भी डेंसिटी रो है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है that is 7r। 10r। ठीक है, 10r डिस्टेंस है। मास नहीं, ऐसा करता हूँ मैं, मास को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, रेडियस Then 2r ही रहने दो। इसका मास को मैं m कर लेता हूँ और इसका मास को मैं 4m कर लेता हूँ। 2m। ओके। तो प्रिडिक्ट करते रहोगे क्या? बोला गया कि इसके सरफेस से एक स्मॉल एम मास को फेंकना है, तो उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए ताकि ये आराम से इसके सरफेस पे पहुंच जाए। ए है और ये बी है, और इसको मैं ले लेता हूँ 9r। सो सही आ जाए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? कंसेप्ट तो मालूम है। हाँ, तो कर दो क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट पता है तो। फाइंड, तो वही थोड़ा कैलकुलेशन है। हाँ हाँ करो। यस। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी given to a small m such that it reaches to the surface of B। सॉल्व करो इसको। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहला तो मुझे ये देखना है कि किस जगह पे नेट इसका ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर इस जगह पे ये अर्थ है और ये इस जगह पे मून है, जब अर्थ से डायरेक्टली मून पे भेजना है, तो कोई सा भी मास फेंको, अर्थ क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, वापस अट्रैक्ट कर लेगा। तो जहां पे भी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा है, उसके इस तरफ मून का फील्ड डोमिनेटिंग होगा और इस तरफ अर्थ का फील्ड डोमिनेटिंग होगा। तो मुझे बस जहाँ पे फील्ड 0 हुआ उसको पार कराना है। अगर वो पार कर गया तो मून तो खुद ही खुद बाकी काम कर लेगा, उसको खींच करके अपने सरफेस पे लेकर के आ जाएगा। तो बात मुझे समझ में आ गई कि इस मास को इस ए पॉइंट से मुझे बस पी पॉइंट तक लेकर के जाना है। इतनी वेलोसिटी दो कि ये जस्ट पी पॉइंट तक पहुंच जाए। ईजी इसमें 0 होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक लोकेशन निकाल लेता हूँ कि ईजी कहाँ पे 0 हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो 2 पॉइंट मास में इसको कन्वर्ट कर लो, ये पॉइंट मास और ये पॉइंट मास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल एज्यूम कर लेते हैं, ये मास m और ये 4m। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे फील्ड 0 हो रहा है,
तो कितना हो जाएगा m मास के कारण से g m बाय एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा g 4m बाय l माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट। L 12R। सो x हाँ इज इक्वल टू l बाई 3 आया। l का वैल्यू कितना 4R दिया हो हुआ है? जाएगा। 9r दिया हुआ है। 12R तो सर 9r डिवाइड बाई, सेंटर से लेंगे ना? सेंटर से लेंगे ना वो तो। सेंटर से ही तो मैंने दिया हुआ है ना डिस्टेंस, 9r। नहीं आपने, अच्छा सेंटर से है। मैं पता नहीं क्यों। ठीक है, मैंने सर x इज इक्वल टू 3r आ गया। अब मैं वापस से इस फिगर पे आता हूँ। ये ऐसा है और ये ऐसा है। 3r जो डिस्टेंस है वो सेंटर से है। ये r रेडियस का दिया गया था, ये कितने रेडियस का था? 2r रेडियस का। 2R। और मुझे कहाँ तक इसको लेकर के जाना है? बस r डिस्टेंस और नहीं, 2r डिस्टेंस और लेकर के जाना है। 2r डिस्टेंस ओके तक लेके सरफेस जाना। से यस। ठीक है, तो मैं इन दो लोकेशन पे पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, ए लोकेशन पे एंड बी लोकेशन पे। तो ए लोकेशन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल सर एक एनर्जी तो होगा G माइनस में, M1 माइनस में जी एम G एम कैपिटल M अपॉन आर। R और और इसके कारण से माइनस, हुआ और इसके कारण से भी तो आएगा हाँ पोटेंशियल। यस सर, माइनस ऑफ जी स्मॉल m 4m डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है इसके सेंटर से? सेंटर 8R से 9R 9R। अच्छा हाँ 9r में से r 8R माइनस कर लो, 8R 8R। 8r आ गया। तो ये आ गया हमारा जो भी है। अब इसको माइनस माइनस कर लो, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, माइनस 3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल अपॉन आर। अब बी पे निकाल लेते हैं हम लोग। बी पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इस जगह से डिस्टेंस डेट विल बी 3r, और माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना डिस्टेंस हो जाएगा इस जगह से? 6R हाँ 6r हो जाएगा। अब इसी को मुझे ऐड कर लेना है। माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, यही आ रहा है ना? सो दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। वर्क डन निकालना है या मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करूंगा। इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियली क्या था इसके पास? काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू फाइनल विच इज माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और ये प्लस उधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 था, 3/2 जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इतना टफ तो था नहीं, मुझे लगा था टफ होगा। चलो अब आगे चले। सर। यस सर क्वेश्चन अब थ्योरी स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थ के कारण से जो जी का वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब अर्थ हो सकता है, प्लैनेट हो सकता है, कोई सा भी कुछ भी हो सकता है। तो लेट से कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर फोर्स लग रहा होता है ना। मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है। बेसिकली ये mg होता क्या है? ये F होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन
आर स्क्वायर, आर, कैपिटल आर। ठीक है। और क्योंकि अर्थ के लिए निकाल रहे हैं तो जी एम ई आदमी का मास अपॉन आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं। ये जो चीज है इसी को हम लोग जी बोलते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम इंटू जी, और यहाँ से हमारा एफ इज इक्वल्स टू एम जी आता है, जो कि हम लोग जनरली इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो जी आया है ये है जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और हर एक वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ विच आर कांस्टेंट एंड जी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली इसको पाई स्क्वायर भी लिखते हैं। समझ में आया क्या? अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हाइट पे जाने पे या तो बढ़ सकता है तो घट सकता है, और अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा, है ना, टनल खोद करके अंदर जाऊंगा, तो वो भी बढ़ सकता है घट सकता है। पहले हम लोग हाइट पे जाते हैं, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। क्या होता है बोलो, जी घटेगा या बढ़ेगा? सर दोनों टर्म घटेगा, घटेगा। हाँ, दोनों सिचुएशन। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, तो दोनों के केस में घटना होता है, और उसका फॉर्मूला भी आई थिंक तुम्हें पता हो। 1 माइनस अप्रॉक्सीमेशन का था और बाइनोमियल एक्सपांशन जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। ये है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ और ये है h, और मैं इस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहता हूँ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और कुछ नहीं होता है, कोई नया चीज़ नहीं है, बस उसको हम लोग mg से रिप्रेजेंट करते हैं और उस तरीके से चेंज करके हम लोग देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस लोकेशन पे क्या है, जी एम अपॉन आर आर प्लस एच। प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसको मैं जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना चाहता हूँ। ये तो क्या हो जाएगा, इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर बोल लो पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी इफेक्टिव के नाम से हमेशा बोलते रहते हैं। ओके, तो आर ई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया स्क्वायर से, चलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जी ये वाला टर्म, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस ऑफ एच का होल स्क्वायर, इस पूरा का पूरा होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, जी इफेक्टिव विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, कोई अप्रोक्सीमेशन इसमें नहीं लिया गया। Yes. या फिर इसको और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी इंटू आर को नीचे डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर, और ये 1 प्लस एच बाय आर रेज टू पावर -2 लिख सकते हैं। ये भी विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन है, ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नहीं तो ये यूज़ करते हैं। अब अप्रोक्सीमेशन लेना है मुझे, है ना, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि h इज लेस देन आर ई, तो इसको मैं बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया और मेरे पास रिजल्ट आ गया 2h अपॉन आर ई। दिस इज द फाइनल रिजल्ट विथ अप्रोक्सीमेशन। आगे चलते हैं और डेप्थ के साथ देखते हैं क्या हमारा वेरिएशन होता है ना। सर एक तो h का वैल्यू कहाँ तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ h छोटा है, बाइनोमियल कहाँ तक के वैल्यू के लिए लगा सकते हैं। अगर अर्थ का रेडियस हम लोग देखें तो उसके हिसाब से जो h को हम लोग छोटा बोलेंगे वो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स हम लोग बोल सकते हैं कि वो छोटा है, तो बाइनोमियल हम लोग उसमें लगाएंगे। अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे, बराबर। इस बात का क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि h हमारा बड़ा ना हो,
एच बड़ा होगा तो फिर ये फॉर्मूला हम लगा ही नहीं पाएंगे। सपोज एच इज इक्वल टू 2r गिवन है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा इन सभी ग्रेविटी। चीजों हाँ का ध्यान रखना। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जब करते थे उस समय हाइट क्या होता था, काफी ज्यादा छोटा, है ना। आई थिंक 5 किलोमीटर तक मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे। 5 किलोमीटर तक मैं जी के वैल्यू को कांस्टेंट एज्यूम कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। उसके ऊपर कुछ वैल्यू था 50 किलोमीटर तक, मैं ये अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ। मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये आसपास में कुछ होता है वैल्यू। अब डेप्थ के लिए देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ किस तरीके से आएगा। वेरिएशन ऑफ जी डेप्थ क्या होता है, फॉर्मूला याद है क्या? सर, आर माइनस आ जाता है। वो जो भी था 2 हट जाता है बस उसमें। जो भी फॉर्मूला ऊपर देखा तुमने उसमें से 2 को हटा लो बस। अच्छा, वैसा वाला तो याद नहीं, वन अप्रोक्सीमेशन है। माइनस बी अपॉन अगर ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के कारण से ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, है ना। यस सर। और मैं डी डेप्थ पे गया, इसका रेडियस है आर ई, तो यही चीज तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जिसको हम लोग बोलते हैं। माइनस साइन ओके, तो मैं हाँ। लगा नहीं रहा हूँ, तो ये आ जाएगा जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का होल क्यूब इंटू आर। आर जो होता है वो डिस्टेंस सेंटर सेंटर से से होता है। लेते हैं। आर का वैल्यू आर ई कितना हो माइनस जाएगा, टी। आर ई माइनस ऑफ डी। ये हो जाएगा आर ई माइनस ऑफ डी। अब आर ई को एक तरफ कर लो और आर ई माइनस टी डिवाइड बाय आर ई, ये क्या हो जाएगा जी। सो जी इफेक्टिव विल बी 1 माइनस ऑफ डी अपॉन आर। कहीं कहीं पे एच बाय आर भी लिखते हैं, मतलब एच डेप्थ पे गए, यहाँ पे मैंने डी यूज किया है। तो ऊपर जो फॉर्मूला था इसमें माइनस ऑफ 2h बाई आर ही था, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से आया है, इसमें माइनस ऑफ डी अपॉन आर ई है विदाउट एनी कुछ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीम। ओके, सबके लिए वैलिड। यस। हाँ, सबके लिए वैलिड है, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया गया। ये आ गया हमारा। अब होता है एक अर्थ के रोटेशन के कारण से, आई थिंक तुम्हें ये पता है पहले से ही। सर्कुलर मोशन में आरडी के सर ने थोड़ा सा भूल गए थे पढ़ाना, आपको पढ़ा दीजिए। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, इसका डेरिवेशन दो तरीके से होता है। इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रहे होंगे वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, कोई भी पार्टिकल अगर सपोज इस जगह पे है तो वो इस टाइप से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका हाँ, रेडियस ये तो है, उस परपेंडिकुलर। रेडियली हाँ, आउटवर्ड ये ये होगा। बनेगा, तो ये होगा इसका एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाला रेडियस आर लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सिस के आर अबाउट फर्स्ट। रोटेशन हो रहा है ओमेगा से अर्थ। और एम जी जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये जो दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं और फिर फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी करता हूँ कि इस डायरेक्शन में एम जी लग रहा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर का, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, है ना। एंगल जो है अगर मैं इस जगह से थीटा लूंगा तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, लैटिट्यूडनल तो एंगल। ये भी एंगल यस। थीटा होगा। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। और इस ट्रायंगल को देखो, ये ऐसा, इस ट्रायंगल में थीटा ये वाला हुआ है, ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। यस सर, आर फर्स्ट। ठीक है, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा,
इस डायरेक्शन में नेट एम जी इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। एम से हम कैंसिल आउट कर लो, सो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू पुट कर लो विच इज आर कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, और कॉस थीटा, सो जी इफेक्टिव विल बी जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? यस सर। सर एक सेकंड सर बस। यस। तो इसमें सिंपल सा सर्कुलर मोशन में बताया जाता है कि पोल पे क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा। थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 पुट कर लो इसमें, तो जी इफेक्टिव कितना आ पोल जाएगा? इक्वेटर 0 होता है ना, इक्वेटर हाँ वो 0 डिपेंड होगा ना करता है इक्वेटर। ना तुम एंगल किधर से ले रहे हो। अगर मैं एंगल इस तरफ से लूँ अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0, तो हम लोग पहुंच जाएंगे पोल पे। अगर ये थीटा लेंगे पोल तो थीटा के लिए हमारा 0 पे इक्वेटर पे, इक्वेटर है। तो जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा जी के बराबर। ओ सर एक ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, कब हवा में उड़ने लग जाएंगे, किस रोटेशन से घूमेगा वही तो चीज, अर्थ। जी इफेक्टिव क्या हो जाना चाहिए 0। अर्थ का रोटेशन यस सर। कितना होना चाहिए ताकि हम लोग फ्री फॉल करते हुए नजर आए, ऐसा लगे कि हाँ हमारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो बेसिकली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। यस तो g इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए। ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी बाय कितना लगभग कितना वैल्यू आता है इसका? 10 बाय बहुत कम, मतलब बोल सकते हैं हम लोग। सही है। हाँ सर बहुत कम वैल्यू है नहीं तो। बहुत कम वैल्यू है। सर जी बाई कैपिटल आ रहा है ना। ओमेगा का वैल्यू वैसे ही हम लोग का कम होता है। ओमेगा होता कितना है हम लोग का जो एक्चुअल में, इट इज 2 पाई। 24 आवर्स में। 24 आवर्स लगता है ना रोटेट करने में, तो सेकंड में कन्वर्ट करो। हाँ हाँ। तो इस पे क्वेश्चन आया था इस बार जेई पे। हम्म, उसका वेट कितना होगा इक्वेटर पे? इक्वेटर पे वेट कितना होगा? हाँ अच्छा, निकाला कि नहीं? तो मेरे शिफ्ट में नहीं था ये वाला कुछ। चलो बढ़िया। अब एक और होता है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर तो है नहीं, वो थोड़ा चपटा है ना, पल्ज क्या हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर ये इस तरीके से कंप्रेस्ड है थोड़ा सा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो R1 विल बी ग्रेटर दैन R2, सो G का वैल्यू जो होगा वो 2 पे ज़्यादा होगा और 1 पे कम होगा, है ना। जो कि कभी पूछा नहीं जाता, बस सर मैंने ऐसे ही बता दिया। जीएम बाई आर स्क्वायर है रेडियस। ओके सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी है? ओके हाँ यस ठीक सर। है, सर एक सेकंड। सर नेक्स्ट लेक्चर के लिए बस केपलर लॉ छोड़ना। देखते हैं कहाँ तक जाता है। हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन बोला गया है कि find the depth
inside the earth we have to go such that the value of g is just half of g at a height of r from the surface of the earth. सॉल्व करो। देखो तो क्या करेंगे इसमें, डेप्थ मुझे निकालना है। सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि कितना हाइट दिया गया है। आर पे जाकर के मुझे यहाँ पे जी का वैल्यू निकालना है, तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस ऑफ एच बाय आर का रेज टू पावर -2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर और -2, ये आ जाएगा जी रेज टू पावर 4, जी मतलब कि जी डैश जो है वो g/4 आ जाएगा। अब मुझे कितना 3r/4 आएगा। यस सर। कितना अंदर जाना है ताकि सेम यस मुझे वैल्यू मिले, या फिर g/2 मिले ना, जस्ट हाफ, आधा में होना चाहिए। तो सर इसका भी आपने आधा, बोला जब डिस्टेंस कंपेरेबल होगा ना, इधर तो कंपेरेबल ही नहीं है ना, HR है बहुत बड़ा है ना, हाँ तो तो इसीलिए तो आपने हमने अप्रोक्सीमेशन वाला। नहीं लिया है। अप्रोक्सीमेट नहीं है ना वो। अच्छा सॉरी, मेरे को वैसे फॉर्म में लग रहा है इसलिए सॉरी सर। है ना, तो जी डबल डैश कितना होना चाहिए, g/8 होना चाहिए। तो जी डबल डैश का फॉर्मूला क्या होता है, d/r इज इक्वल्स टू g/8, कैंसिल आउट कर लो, इधर से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस ऑफ d/r इज इक्वल्स टू 1/8, इसको इस तरफ कर लेते हैं, 1 माइनस 1/8 इज इक्वल्स टू d/r, और ये हो जाएगा 7/8r। d इज इक्वल्स टू 7/8r, डी का वैल्यू है। तो इस बात का ध्यान रखें कि तुम्हारा जो हाइट है वो कितना दे रखा है, और क्या मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मुझे कितना डेप्थ पे जाना चाहिए और कितना हाइट पे होना चाहिए ताकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सेम हो दोनों में, है ना, डेप्थ पे भी सेम हो और हाइट पे भी Yes, sir. सेम हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैंने बस जस्ट हाफ दिया है, मैं चाहता तो इक्वल भी कर सकता था। तो सेम तरह के क्वेश्चन भी Yes. उसमें बनते हैं।